अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। जैसा कि हम लोग पीपीएससी मैथ पेपर 2015 का सॉल्यूशन कर रहे थे, 1 से 15 तक ऑप्शंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। देखें, द रेजिड्यूल ऑफ एफ ऑफ जी हमें दे दिया गया है एट, इसको हमने जी इज इक्वल टू 2 आयोटा पर फाइंड करना है इसका, और इन चारों ऑप्शंस में से आंसर बताना है। तो अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर फंक्शन का जो रेजिड्यूल है वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम उसके पोल्स चेक करते हैं, और पोल्स हमेशा सिंपल होने चाहिए। तो पोल्स को चेक करते हुए चेक करने का मेथड क्या होता है वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर इसके पोल्स सिंपल होंगे तो फिर हम इसका रेजिड्यूल फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो पोल्स चेक करने के लिए सबसे पहले जो भी इसका डिनोमिनेटर है किसी भी फंक्शन का, उसको हम जीरो के इक्वल रखते हैं और जी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो हम ये देख लेते हैं, हमने इनके डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रखा, तो हमारे पास z प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, या फिर z स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से देखें z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो दो दफ़ा हमने लिख लिया। तो z की यहाँ से वैल्यू -1 और यहाँ से भी वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो z की वैल्यू वो रिपीट हो रही है, और जब भी वैल्यू रिपीट होती है तो इसका ऑर्डर जो होता है वो 2 होता है। तो ऑर्डर इसका अब हमारे पास 2 बन रहा है, तो ये सिंपल पोल नहीं है, इसलिए हम इस जो z की वैल्यूज है इनको इग्नोर कर देंगे। अब हम इसको लेके चलते हैं, इसको देखते हैं z स्क्वायर प्लस 4 से z की वैल्यूज क्या आती हैं। तो यहाँ से देखें, आप लिख सकते हैं जी स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अब -4 का हम लिख सकते हैं 4 आयोटा स्क्वायर, यहाँ से जी की जो वैल्यू आ रही है वो +-2 आयोटा। अब देखें, एक वैल्यू -2 आयोटा और दूसरी +2 आयोटा आ रही है, तो ये नॉट रिपीटेड है। और अगर ये नॉट रिपीटेड है और इनका फिर ऑर्डर क्या है, इसकी पावर 1 आ रही है, पहले तो हम देख लेंगे ये नॉट रिपीटेड है और ऑर्डर इसका जो है वो क्या है, 1 आ रहा है। और अगर ऑर्डर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये सिंपल है। तो हम z की इन वैल्यूज पर क्या करेंगे, अब हम रेजिड्यूल फाइंड करेंगे। अब देखिए, रेजिड्यूल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो मैं लिख देता हूँ। रेजिड्यू जब भी हम रिमूव करना हो तो ये होता है लिमिट z अप्रोचिंग्स टू z नॉट, और यहाँ पर आएगा एफ ऑफ z माइनस जी नॉट और एफ ऑफ z। अब z माइनस जी नॉट क्या चीज़ है, वो आपके पास जो हमें यहाँ पर z की वैल्यू दी गई है, देखें z की वैल्यू दी गई है 2 आयोटा, अगर हम इसको इस तरफ ले आए माइनस हो जाएगा, तो ये असल में z माइनस जी नॉट होता है। तो हमारे पास जी नॉट यहाँ पर 2 आयोटा है, तो हम इसमें देखें जहाँ जहाँ पे जी नॉट है वहाँ 2 आयोटा लिख देते हैं, यहाँ पे भी z माइनस 2 आयोटा, और एफ ऑफ z पर हम एफ ऑफ z की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वो हमारे पास आ रही है z स्क्वायर 2z ओवर z प्लस 1 इसका स्क्वायर और z स्क्वायर प्लस 4। अब हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, वो हम बना लेते हैं z अप्रोचिंग्स टू 2 आयोटा, यहाँ पे देखें बन रहा है z माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पर है, अगर हम इसमें से z कॉमन ले लेते हैं तो ये बन रहा है z माइनस 2 ओवर z प्लस 1 का स्क्वायर। और देखें, इसके अगर हम फैक्टर बनाना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि अगर हम दरमियान में माइनस लिख लें तो इसके फैक्टर बन सकते हैं, लेकिन इसके साथ आयोटा लगाना पड़ेगा, यानी z माइनस 2 आयोटा और z प्लस 2 आयोटा। तो ये z माइनस
2 आयोटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ पे z है वहाँ पे 2 आयोटा हम पुट कर देते हैं। तो देखें हम लिख सकते हैं 2 आयोटा -2 ओवर 2 आयोटा +1 इसका स्क्वायर और 2 आयोटा +2 आयोटा। देखिए इन दोनों में से भी 2 कॉमन है, वो बाहर ले आएंगे। 4 आयोटा -1 और नीचे हमारे पास देखिए बन जाएगा 2 आयोटा +1 का होल स्क्वायर और इन दोनों को हम लिख सकते हैं 4 आयोटा। 4 आयोटा के साथ हमारे पास कैंसिल हो गया। अब इसका आप स्क्वायर यानी ओपन कर लें तो वो हमारे पास बन रहा है, देखें 4 आयोटा स्क्वायर +1 +4 आयोटा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -4 को इसमें से माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा -3 +4 आयोटा। अब हम जानते हैं जब भी डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ रहा हो हम इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि नीचे से कम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो जाए। तो वो हमारे पास देखें बन रहा है -3 -4 आयोटा के साथ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो देखें अब आयोटा को इनके साथ मल्टीप्लाई करें -3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 को मल्टीप्लाई करें 3 +4 आयोटा। अब हम इनको लिख सकते हैं a-b a+b वाला फॉर्मूला लग रहा है, -3 का स्क्वायर होगा और -4 आयोटा का स्क्वायर तो प्लस इसे 16 हम लिख सकते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होगा वो -1 हो जाएगा। अब देखिए मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो वो क्या बन रहा है हमारे पास, ये +4 हो जाएगा और +4 और 3 7 और यहाँ पे देखें 4 आयोटा और -3 आयोटा प्लस आयोटा और ये 25। तो आप देख सकते हैं जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो बी बन रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को हम डिस्कस करते हैं। इसमें रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन 3 + 4 आयोटा की पावर n z की पावर n इज, हमने ये बताना है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई भी यहाँ पे सीरीज दे दी जाए तो हम ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो रेशियो टेस्ट क्या था उसका फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। उसमें हम लिखते हैं लिमिट n अप्रोचिंग टू हमारे पास इन्फिनिटी होता है और हम ऊपर कौन सी टर्म लिखते हैं an + 1 और नीचे an और इस सारे का मोड, यानी जो भी हमें यहाँ टर्म दी गई होती है उसमें पहले n + 1 हम कर लेंगे। देखें हमारे पास क्या बन रहा है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो हम लिख सकते हैं समेशन जहाँ जहाँ पे n है वहाँ n + 1 करते हैं। तो ये 4 आयोटा n + 1 z की पावर n + 1 ओवर नीचे देखें an का मतलब यही वाली टर्म ही आ जाएगी सेम, तो 3 + 4 आयोटा की पावर n zn और इसके इर्द गिर्द मॉड है। अब हमने इसमें देखना है क्या कैंसिल हो रहा है। अगर हम इसको इसके साथ कैंसिल कर दें तो हमारे पास कौन सी टर्म बाकी रह जाएगी, वो हम लिख सकते हैं वो आएगा समेशन, एक n वाली टर्म्स इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी और एक एक टर्म हमारे पास बाकी रह जाएगी। तो ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है इसके लिए, अब कोई भी जो टर्म होती है ना वो आपके पास कन्वर्जेंस हमने चेक करना है। कन्वर्जेंस के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास रेशियो टेस्ट है वो लेस देन 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर ये लेस देन 1 होगा तो ये कन्वर्जेंस की सीक्वेंस है, यानी कन्वर्जेंस के लिए पूछा जा रहा है तो आप लेस देन 1 रखेंगे। अगर डाइवर्जेंस के लिए पूछा जाए तो वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो हमें कन्वर्जेंस के लिए कहा जा रहा है तो हम इसको लेस देन 1 रख लेंगे। इन टर्म्स को देखें, हम लिख लेंगे लिमिट z 3
प्लस 4 आयोटा z इसका मॉड इज लेस देन 1। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी कि अगर टू टर्म्स हो उनके इर्द गिर्द मॉड हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको फिर 3 प्लस 4 आयोटा इसका मॉड और z का मॉड। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को प्लस करेंगे 25 अंडर रूट, तो ये 5 आ जाएगा। 5 को अगर हम दूसरी तरफ ले आए तो हमारे पास 1/5। तो देखें z मॉड की वैल्यू लेस देन 1/5 आ गई है। अब देखें हम जब रेडियस फाइंड करते हैं तो उसका रूल यही होता है कि जो राइट साइड पे होता है वो रेडियस होता है, यहाँ पे सेंटर होता है। अब देखें रेडियस की जगह पर हमारे पास 1/5 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने फाइंड करना था 1/5। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में वो कह रहा है लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स ओवर एन की पावर n है इज किसके इक्वल होगी। तो ये सेकंड ईयर में आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। एक यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n इसकी पावर अगर n हो तो हम इसको e लिख सकते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू होती है वो यही होती है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए सेंटर में प्लस, और यहाँ पे जो भी टर्म है बाहर इसका रेसिप्रोकल, जैसे यहाँ 1 ओवर n है तो बाहर n ओवर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने कुछ ऐसा ही करना है। देखें इस क्वेश्चन में n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस x ओवर n है, तो बाहर हमारे पास n ओवर x यानी 1 में जो चीज़ ऐड हो रही है इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें x की ज़रूरत है, हम x पे इस टर्म को डिवाइड भी करते हैं। अगर डिवाइड किया है तो हमें इसको x के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब जो अंदर वाली टर्म है इस पे ये कंडीशन पूरी हो रही है तो ये सारी चीज़ e के इक्वल हो जाएगी अंदर वाली, और बाहर क्या है x है, तो ये e की पावर x हमारा ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ 1 0 e की पावर x e की पावर n, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखें 19 को हम डिस्कस करते हैं। u ऑफ एक्स वाई हमें एक फंक्शन दे दिया गया है और इज आगे कहा जा रहा है ये हार्मोनिक है, एनालिटिक है, नॉट हार्मोनिक है या नन है। सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए हार्मोनिक फंक्शन कब होता है, तो आपको इसकी डेफिनेशन पता हो कि कोई भी फंक्शन हार्मोनिक तब हो सकता है जब उस पर लैप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो। अब लैप्लेस इक्वेशन क्या होती है कि हम u का विद रिस्पेक्ट टू x डबल डेरिवेटिव लेते हैं और इसी तरह u का विद रिस्पेक्ट टू y डबल डेरिवेटिव लेते हैं, और उनको ऐड करने के बाद अगर आंसर 0 आ जाए तो फिर हम कहते हैं लैप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई है। तो अब पहले यही चेक कर लेते हैं। देखें u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं, तो वो क्या बन रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव है तो cos y कांस्टेंट है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा, तो यही आंसर आ जाएगा। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो अब देखें सेकंड में भी क्योंकि cos y कांस्टेंट है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम u का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेते हैं। जब विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे e की पावर x कांस्टेंट होगी, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y आएगा, तो e की पावर x साइन y, और हम इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेंगे। अब देखें हमारे पास साइन का डेरिवेटिव कॉस बन जाएगा, e की पावर माइनस है, e की पावर x कांस्टेंट है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखें हम इन दोनों को अगर ऐड करें, यहाँ पे e की पावर x कॉस x, यहाँ e की पावर x माइनस कॉस x है, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर जो है वो 0 बन रहा है। तो लैप्लेस इक्वेशन जो है वो u की 0 के इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन हार्मोनिक है। एनालिटिक फंक्शन कब होता है, जब उसमें CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो। अब CR इक्वेशन के लिए आपको पता है कि उसमें दो हमारे पास यहाँ फंक्शन होने चाहिए, यहाँ फंक्शन ही एक दिया गया है, तो ये फंक्शन एनालिटिक भी नहीं होगा। नॉट हार्मोनिक तब होना था अगर ये सेटिस्फाई ना होती।
और नन नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देखें 20 को डिस्कस करते हैं। इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स हम फाइंड करते हैं। तो देखिए, देखने में तो ये हमें पता चल रहा है कि ये जो है अनडिफाइंड इंटीग्रल है। तो हम ऐसे इंटीग्रल्स अगर नीचे एक्स ना होता तो फिर तो अनडिफाइंड इंटीग्रल्स वाले फार्मूले के जरिए सॉल्व कर लेते, लेकिन नीचे हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन आ रहा है। इसके लिए इजी तरीका हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन वाला रहेगा। हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन वाला कुड़िया यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब उसमें दो टर्म्स होती थी तो आपको याद होगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में हम उस पर अप्लाई कर देते थे फार्मूला, यानी जब भी इस तरह की टर्म्स पर लैप्लेस अप्लाई किया जाता था तो वो बराबर होता था p से इन्फिनिटी f ऑफ p dp। अब हम सबसे पहले देखें एफ ऑफ पी मालूम करेंगे। एफ ऑफ पी का मतलब है कि जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है उसका लैप्लेस चाहिए हमें, वो यहाँ पर लिखेंगे। अब देखें ऊपर जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास है साइन एक्स। पहले तो आपको साइन एक्स का लैप्लेस पता होना चाहिए। हमारे पास जो साइन एक्स होता है, साइन ए एक्स का फॉर्मूला अपने लैप्लेस का पढ़ा हुआ है, वो होता है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास ओनली साइन है। देखें, अगर हम इसकी जगह सिर्फ साइन लिख देते हैं, यानी ए की जगह पर हमारे पास 1 है, तो ये बनेगा 1 ओवर 1 प्लस पी स्क्वायर। तो ये हमारे पास साइन का लैप्लेस आ गया, यहाँ पे पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखिए हमारे पास आंसर बन रहा है। अब पी हमारे पास देखिए यहाँ पर 0 है, 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ पी हमारे पास आया है 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी। अगर हम इसका इंटीग्रल देखें तो वो बन रहा है tan इनवर्स पी। हमारे पास इंटीग्रल बनेगा, इसका मॉड आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। पहले हम उसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे और फिर 0 पुट कर देंगे। tan इनवर्स इन्फिनिटी आपको पता है ये होता है π/2 पर इसका जवाब अनडिफाइंड आता है, और tan इनवर्स 0 0 ही होता है। तो π/2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, पॉजिटिव वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में उसने कहा log ऑफ 1 प्लस आयोटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इनमें से कौन सा होगा। तो इसके लिए भी आपको पहले लॉग का फॉर्मूला आना चाहिए। लॉग ऑफ जो z होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो लॉग फाइंड करते हैं हम इस फार्मूले से फाइंड करते थे। ये बीएससी के मेथड में भी आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। लॉग ऑफ z मॉडुलस प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर z की जगह पर हमें दे दिया गया 1 प्लस आयोटा, वो हम पुट कर लेते हैं। लॉग ऑफ 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस फाइंड करेंगे, और आर्गुमेंट का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स z है y ओवर x, यानी y की वैल्यू भी यहाँ 1 है और x की वैल्यू भी 1। इसका मॉडुलस फाइंड करें 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 2 अंडर रूट। हमारे पास यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ 2 अंडर रूट आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 आप जानते हैं 45 के इक्वल होता है, यानी 5/4। इसकी पावर 1/2 है। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें, पावर शुरू में आ जाएगी। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं पॉजिटिव है आंसर हमारा, ये आ रहा है। ये नेगेटिव है और ये वाले दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर देखें 22 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस इज कंप्लीट। सबसे पहले तो हमें ये देख करना है कि इन चारों में से कौन सी कंप्लीट है। फिर क्यू यानी रैशनल नंबर का वो सेट हमने देखना है वो कंप्लीट है, तो हम कोई रैशनल नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1/n, इसके साथ 1 ऐड करें, ये भी रैशनल नंबर है। अगर हमने ये चेक करना है क्या ये कंप्लीट है, तो ये कन्वर्ज करना चाहिए रैशनल नंबर को। कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हम इस सीरीज की लिमिट अप्लाई करते हैं इस पर, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा e। अगर हमारे पास इसकी जो पावर है वो हमारे पास n हो, तो ये आंसर हमें क्या दे रहा है, e दे रहा है हमारे पास। देखिए ये हमारे पास रैशनल नंबर था, और रैशनल नंबर पर जब हमने लिमिट अप्लाई की जवाब e आ रहा है। e जबकि
रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये कन्वर्ज अगर रैशनल नंबर को करता तो ये कंप्लीट होनी थी, अब ये कंप्लीट नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन के लिए हमारे पास देखें एक ओपन ओ 0 ओपन है और 1 पर क्लोज है, तो इसका पहले देखते हैं सीरीज कौन सी बनेगी। इसकी इस तरह की सीरीज होगी 1 प्लस 1/2 1/3 एंड 1/4 एंड सो ऑन। और ये सीरीज कैसे बनती है, अगर हम 1/n+1 में वैल्यूज पुट करें तो अब हम ये सीरीज इसकी है, ये 0 को यानी कन्वर्ज कर रहा है, 1 इसमें मौजूद है और 0 इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओपन है। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये कन्वर्ज करती है, तो हम इसमें भी n की जगह पर इन्फिनिटी पुट करते हैं। अगर यहाँ 1/∞ 0 आ जाएगा, तो 0 तो जबकि इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो ये भी कन्वर्जेंस नहीं हुआ। अब देखें आर के मुतालिक आप लोगों ने फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ा हुआ है, जो आर होता है वो रियल नंबर का जो सेट है वो इज कंप्लीट स्पेस होती है। वहाँ पे थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप उसी थ्योरम को यूज करके यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस 1/2 2/3 3/4, इसकी हमने लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करनी है। हमारे पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं, तो इसकी लीस्ट अपर बाउंड मालूम करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो सीक्वेंस दी गई है हम ये चेक करेंगे ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग। क्यों हम चेक करेंगे, उसकी वजह ये है हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है रियल एनालिसिस के अंदर, जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है हमारी वो हमेशा कन्वर्ज करती है सुप्रीमम को। तो अब देखें अगर 1 को 2 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर 0.5 आ रहा है, 2 को 3 पे डिवाइड करें 0.6 आ रहा है, 3 को 4 पे डिवाइड करें 0.7 समथिंग आ रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है इसकी नेक्स्ट टर्म्स ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। और अगर ये इंक्रीजिंग है तो ये सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगा। अब इसका सुप्रीमम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये किसको कन्वर्ज कर रहा है, ये अगर बढ़ती जा रही है तो ये 1 की तरफ यानी जा रही है, तो इसका जो सुप्रीमम है वो 1 होगा, 0 नहीं हो सकता। 0 कब होना था, अगर हमारे पास यहाँ पर होती इस तरह की सीरीज यानी 1 1/2 और 1/3, फिर ये कन्वर्ज करनी थी। जैसे देखिए यहाँ पे आंसर आ रहा है 1.5 0.3, ये कम होती जा रही है 0 के करीब से, फिर ये 0 को कन्वर्ज करनी थी, अब ये 1 को कन्वर्ज कर रही है, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ हमारे से सीक्वेंस पूछी जाती तो फिर वो ये होनी थी, वो कैसे, क्योंकि अगर हम इसमें n की जगह पर यानी वैल्यूज पुट कर लें, n की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास 1/2 आंसर आएगा, 2 पुट करें तो 2/3 आंसर आएगा। तो अगर हमसे सिर्फ सीक्वेंस के बारे में पूछा जाता तो वो ये थी, लेकिन यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड के बारे में पूछा जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करते हैं। देखें लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x की पावर x माइनस x ओवर 1 माइनस x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, इसको हमने सॉल्व करना है। तो आप देखें अगर हम इसमें x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, 1 की पावर 1 1 1 माइनस 1, ऊपर भी 0 आ रहा है, और अगर नीचे 1 रखते हैं 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 भी 0 होता है, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो हम लोग बीएससी में पढ़ चुके हैं 3rd चैप्टर में कि अगर 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म हो तो हम उस पर डेल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं, यानी ऊपर और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब देखें इस रकम का हम पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड होगा, हमें दोनों तरफ पहले लॉग लेना पड़ेगा ताकि ये पावर नीचे आ जाए। इसका डेरिवेटिव देखें 1/y dy/dx, और इधर देखें फर्स्ट सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास dy/dx की जो वैल्यू आ रही है, अगर y हम इस तरफ ले आए x की पावर x 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, यानी हमारे पास इस टर्म का जो डेरिवेटिव है वो हमने फाइंड कर लिया है। अब देखें अगर हम इस पर डेल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं
ऊपर और नीचे डेरिवेटिव अब लेंगे। एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 बन रहा है, और नीचे देखें 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसका नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का 1 ओवर एक्स। अब अगर दोबारा हम 1 इसमें पुट करते हैं, 1 की पावर 1 1 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, 1 माइनस 1 फिर ये 0 आ रहा है ऊपर, और नीचे भी 1 ओवर 1 माइनस 1 और प्लस 1 0। इसका मतलब हमें अगेन डेल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। हम इसका दोबारा डेरिवेटिव ऊपर और नीचे वाली रकम का लेंगे। देखें जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, एक्स यानी फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव ले रहे हैं 1 का 0 और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का 1 ओवर एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन अब सेम आ रहा है और फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और देखें इसका डेरिवेटिव लेते हैं 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, ये ऊपर लेके आएंगे एक्स की पावर माइनस 1 है तो इसका डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बन। अब देखें अगर हम x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ देखें 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1, ये हमारे पास 1 बन रहा है, यहाँ पे भी 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1, और नीचे अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये बन रहा है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है तो ये 1, ये भी 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 2 ओवर माइनस 1, तो ये -2 हमारा आंसर आ रहा है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखें 25 है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x की पावर साइन x का आंसर हमने बताना है, तो हमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। देखें इसको हम फर्ज कर लेते हैं पहले y के इक्वल, इस जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाती है तो हमें यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं पहले लॉग लेते हैं ताकि पावर शुरू में आ जाए। लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो जाती है कि अगर कोई चीज पावर में है तो वो शुरू में आ जाती है। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। देखें डेरिवेटिव देखें इसके साथ लिमिट भी है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, इस तरफ लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इस तरफ x वेरिएबल नहीं है। अगर हम वैसे डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं, यहाँ पर देखें 0 आएगा और नेचुरल लॉग ऑफ 0 इन्फिनिटी, तो हम ये अनडिफाइंड हो जाएगी। अनडिफाइंड होने से बचाने के लिए हम एक टर्म को नीचे ले आते हैं। देखें हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, साइन एक्स नीचे आएगा 1 ओवर साइन एक्स, 1 ओवर साइन एक्स बराबर होता है कोसिकेंट एक्स के। अब अगर 0 पुट करें तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो इस पर हम डेल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो वो डेल हॉस्पिटल क्या है हमारे पास के ऊपर और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 1 ओवर एक्स, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। अब कोसिकेंट और कॉट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई लिख दें, वो आप जानते हैं, वो बराबर होता है कोसिकेंट बराबर होता है 1 ओवर साइन और कॉट बराबर होता है कॉस ओवर साइन। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन टर्म्स को ऊपर ले आते हैं। देखें हमारे पास ये बन रहा है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, इस टर्म को अगर हम ऊपर लेके आ रहे हैं तो ये बन जाएगा साइन x ओवर x, इसको भी ऊपर ले आए तो ये बन रहा है साइन x ओवर कॉस x। ये माइनस शुरू में ले लेते हैं, इस पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखें हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये साइन x ओवर x हम जानते हैं 1 के इक्वल होता है,
यहाँ पर 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 और कॉस 0 1, 0/1 0 आ जाएगा। यानी राइट साइड पे हमारे पास 0 आ गया है। और लेफ्ट साइड पे क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ वाई। अगर हम मज़ीद इसको सॉल्व करें, लॉग की प्रॉपर्टी है नेचुरल लॉग, जब हम राइट साइड पे लेके आते हैं ई में चेंज हो जाता है, और जो भी राइट साइड पे रकम होती है उसकी पावर बन जाती है, ई की पावर 0 1 के इक्वल होगा। तो यही हमारे पास वाई का आंसर होगा। तो देखिए वो यहाँ पर हमारे पास इन ऑप्शंस में मौजूद नहीं है, तो जहाँ 1 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हमें देखें क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन इन इंटरवल -1 to 1/2 हमने बतानी है। तो सबसे पहले आपको क्राइटेरिया पता हो, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये हम सेकेंड ईयर में भी पढ़ रहे। तो वो ये था कि कोई भी अगर आपको फंक्शन दिया गया है, आप उसका सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव जब 0 के इक्वल रखते हैं तो हमें वी गेट वैल्यूज ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यूज मिल जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव लेके एक्स की वैल्यूज उसमें पुट करते हैं। अगर जवाब पॉजिटिव आ रहा हो तो फंक्शन मिनिमम होता है, अगर जवाब नेगेटिव आ रहा तो फंक्शन मैक्सिमम होता है। तो हम यही क्राइटेरिया इस पे अप्लाई करते हैं। देखें इस फंक्शन जो हमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, हमें इसके दो डेरिवेटिव चाहिए। हम अपनी आसानी के लिए पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो वो हम लिख सकते हैं 8/3, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें -8 x की पावर 2/3। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लें। देखिए पावर शुरू में आ रही है और पावर में से हम 1 लेस कर देंगे। इसी तरह इसमें भी यही रूल अप्लाई करें। तो यहाँ पे देखें बन रहा है 8/3, इसकी पावर अगर हम लेते हैं 5/3, और ये बन रहा है 16/3, और यहाँ पर भी देखें -1/3 बन रहा है। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसे भी लिख सकते हैं x/3, x की पावर 5/3, 16/3। x की पावर पॉजिटिव लेने के लिए हम इसको नीचे ले आते हैं, इसका मजीद एलसीएम ले लें आप। 3x की पावर 1/3। तो यहाँ पर देखें अगर हम एलसीएम लेते हैं 8, और ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 5/3 और 1/3 की पावर्स ऐड होगी 6/3, यानी x² आ जाएगा बस -16 हमारे पास आ रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब हम इनको 0 के इक्वल रख लेते हैं। अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे, जो डिनोमिनेटर है ये राइट साइड पे 0 होगा, तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से निकल रही है 2 और +/-2√। अब हम इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसमें ये वैल्यूज फाइंड करेंगे, पुट करेंगे। लेकिन देखें अगर हम -2√और +2√पुट करते हैं इस पे सेकंड डेरिवेटिव में, या आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब है इन दो वैल्यूज ये मैक्सिमम या मिनिमम होंगी। लेकिन आपको जो इंटरवल दिया गया है -2√, +2 इस इंटरवल में लाई नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शंस हैं उनमें ये वाली चीज़ मौजूद नहीं है। तो ये क्वेश्चन असल में रॉन्ग है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर देखें 27 में कहा जा रहा है इंटेग्रल 0 से 1 4/1 + x² dx। सिंपल हमने इसमें इंटीग्रेशन करनी है। देखें इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन हम करते हैं तो आप 4 इसमें जो है वो बाहर ले आएंगे, अंदर हमारे पास जो फंक्शन रह जाएगा 1/1 + x² dx है।
इसका इंटेग्रल आप लिख लें, आप जानते हैं 1/1 + x का इंटेग्रल होता है tan इनवर्स x। इसमें पहले आप 1 पुट कर लें, tan इनवर्स 1, और फिर 0 पुट करें, tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 आप जानते हैं इसकी वैल्यू 45 यानी π/4 के इक्वल होगी, और tan इनवर्स 0 0 ही होता है। ये 4 के साथ कैंसिल करते हैं, हमारे पास पाई आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इसमें इंटेग्रल 0 से पाई कोसेकेंट स्क्वायर x dx की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इधर भी सिंपल इंटीग्रेशन ही हम करेंगे। कोसेकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल हम जानते हैं क्या होता है, -cot x। तो इसके इर्द मॉड आ जाएगा हमारे पास 0 से पाई। हम पहले इसमें पाई पुट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा इसकी वजह से। तो हम इसको मजीद लिख सकते हैं 1/10 पाई और 1/10 0। tan 180 जो होता है वो 0 होता है, और tan 0 भी 0 ही होता है। तो ये इन्फिनिटी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखें 29 में लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin 1/x की हमने लिमिट फाइंड करनी है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम x की जगह पर 0 पुट कर देते हैं तो 1/0 इन्फिनिटी, तो ये अनडिफाइंड हो रहा है, यानी डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर इनवर्स होता यहाँ पर फिर इसका आंसर कुछ और आना था। अब देखें क्वेश्चन नंबर 30 में 0 से 3π/4 cos x का मॉडुलस है। अब सबसे पहले तो आप cos मॉडुलस को हम एक्सपेंड करते हैं। अब देखें cos मॉडुलस की वैल्यू या पॉजिटिव होगी या माइनस में होगी। अब पॉजिटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में होती है और नेगेटिव वो आप पहले चेक कर लें। अब हम जानते हैं फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा हुआ है, इस रूल के मुताबिक हमारे पास कॉस जो है वो पॉजिटिव तब होता है अगर फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव कहाँ पे हो रहा है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो रहा है। लेकिन अब हमने ये भी साथ देखना है कि हमारे पास जो इंटरवल है वो 0 से 3π/4 है। π/4 का मतलब 45 और 3π/4 का मतलब हमारे पास बन रहा है 135। हमने 0 से 135 में देखना है कि कॉस की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव है और किस जगह पर नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं जो कॉस है देखिए पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हमारे पास 0 यहाँ से स्टार्ट यानी एंगल ले रहे हैं और 135 यहाँ पे होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कॉस की वैल्यू 0 से π/2 के दरमियान पॉजिटिव आ रही है, 0 से π/2 के दरमियान। और अगर हम π/2 से 3π/4 तक जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में हम कह चुके हैं कॉस जो है वो नेगेटिव है π/2 से 3π/4 तक। तो हम अब देखें इस पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इसकी पार्टीशन करते हैं, 0 से हम π/2 तक कॉस को पॉजिटिव रख लेते हैं और π/2 से 3π/2 तक 4 तक कॉस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव रख लेते हैं। देखें कॉस का इंटीग्रल साइन होता है, साइन में एक दफ़ा आप π/2 पुट कर लें और 0 पुट कर लें। इसी तरह अब आप इधर भी कॉस का इंटीग्रल साइन है, साथ ये माइनस भी है, तो माइनस
पहले आप 3 पाई/2 4 पुट करेंगे और प्लस साइन पाई/2 पुट कर रहे हैं। साइन जो 90 है इस पे 1 आंसर आ रहा है, साइन 0 0 आ रहा है। तो देखिए 135 जो हमारे पास साइन की वैल्यू आ रही है, इसकी अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो देखें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 135 को 90 प्लस 45 और साइन 90 1 के इक्वल होता है, ये 1 और ये 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। अब साइन पाई/2 अगर साइन में से पाई/2 माइनस हो रहा है तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस 45 1/2 अंडर रूट के इक्वल होता है। तो हमारे पास देखें जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो डी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर देखें 31 में कह रहा है सीकेंट tan इनवर्स 2/3 इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें हमारे पास जो एंगल है इसको हम लेट कर लेते हैं किसी और वेरिएबल के, तो ये हम ले लेते हैं y के इक्वल tan इनवर्स 2/3। tan को इस तरफ ले आएंगे, tan y इज इक्वल टू 2/3। tan की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो देखिए हम इस रकम को लिख सकते हैं सीकेंट tan इनवर्स 2/3। तो हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट, और ये सारी चीज़ को हमने देखे इक्वल दिया है y के, हमें tan y की वैल्यू चाहिए, सीकेंट y की वैल्यू चाहिए, tan y की मौजूद है। तो आप फार्मूला जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर y जो होता है वो बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर y के। यहाँ से अगर हमें सेकेंड y की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y। यहाँ पर आप tan की जो वैल्यू हमने निकाल दी है वो आई थी 2/3, उसका स्क्वायर फाइंड कर लें 4/9, एलसीएम लें 9 प्लस 4 तो ये बन रहा है ऊपर 13 और नीचे 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 32 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट सीरीज, हमने इनमें से चेक करनी है कि कौन सी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे आप रियल एनालिसिस में आपने पी टेस्ट पढ़ा है, वो क्या होता था समेशन 1/n की पावर p। अगर हमारे पास रकम दी गई हो इस सूरत में ये कन्वर्जेंट होगी कब, अगर p जो है वो पॉजिटिव हो यानी 1 से बड़ा हो, और अगर ये वाली टर्म डाइवर्जेंस होगी अगर p जो है लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो आप ओनली p की वैल्यू चेक कर लें, देखें इसमें p की पावर जो आ रही है वो 1 से बड़ी है, यहाँ पर n की पावर 1/2 बन रही है जो कि 1 से छोटी है, यहाँ पे पावर 1 बन रही है, 1 अगर है तो डाइवर्जेंस, ये भी डाइवर्जेंस हुई, ये भी डाइवर्जेंस, यहाँ पे भी 1 से छोटी बन रही है, ये भी डाइवर्जेंस है। हमें कन्वर्जेंट के लिए पूछ रहा है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ये ही होगा।